ओके। हेलो एवरीवन। सो आज फोर्थ टेस्ट पहला दिन था। 2 सेशन हो चुके हैं। टॉस इंग्लैंड जीता। फिर उन्होंने पिच को देखा और उनको लगा कि बैटिंग लेनी चाहिए। बट ये उनका आइडिया पहले 10 ओवर तक ही ठीक था। उसके बाद में आकाशदीप का ड्रीम डेब्यू हुआ और उसने फिर 2 ओवर के अंदर 3 विकेट ले लिए, वो भी इंडियन पिचेस पे, विच इज फिनोमिनल। क्योंकि शमी के बाद शायद ही किसी ने इतनी अच्छा ड्रीम डेब्यू किया इंडिया में। क्या बोलोगे रोचित भाई आप? नहीं, बिल्कुल, ये आकाशदीप का डेब्यू देख के तो मजा ही आ गया। उनको एक विकेट पहले भी मिल गया था, पर उन्होंने नो बॉल डाल दी थी जो जैक क्रॉली आउट हुए। बट हाँ। रिडेम्पशन आया जब सेम बॉल सेम लेंथ से टॉप ऑफ स्टंप पे आउट किया। फिर एम्पायर की तरफ देखा और एम्पायर ने बोला कि नहीं भाई, इस बार नो बॉल नहीं है, इस बार यू हैव गॉट दैट विकेट। सो आकाशदीप के लिए तो टीम डेब्यू रहा। बट सेकेंड सेशन में इंग्लैंड ने काफी हद तक कमबैक कर लिया है। विकेटलेस सेशन गया है इंग्लैंड के लिए। जो फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि बॉल पड़ के थोड़ी सी लो रह रही है, स्पिनर्स की बॉल लो रह रही है और पेसर्स की बॉल बाउंस ले रही है। एंड जिस हिसाब से स्टोक्स का विकेट गया था, वो कुछ कर नहीं सकते थे उस बॉल पे, क्योंकि जिस लेंथ पे वो बॉल टप्पा खाई थी, अनप्लेएबल था उन्होंने वो तो। काफी काफी झुक गए थे वो उस बॉल को खेलने के लिए, पर वो बिल्कुल ही ग्राउंड से पैरेलल गई और उनका विकेट ले गई। हम्म। बट अब जैसे जो रूट को देख के लग रहा है कि वो अपने पुराने अंदाज से खेल रहे हैं और करेक्ट। लगता है एक बड़ी इनिंग्स के लिए अपने आप को शेप अप कर रहे हैं। बेन फोक्स भी करेक्ट। अच्छा साथ दे रहे हैं अभी। और इंडिया का साथ बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि अपने सारे रिव्यूज बर्न कर चुकी है। इंग्लैंड ने एग्जैक्टली एक भी रिव्यू बर्न नहीं किया है। हम्म। बट पिच को देखते हुए तो अब ये लग रहा है कि इस सेशन में अगर इंडिया को पहले आधे घंटे में एक विकेट नहीं मिला, तो हम्म। इंग्लैंड एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहा है। बड़ा स्कोर तो नहीं कहेंगे, पर कम से कम 300 रन तो उनका साढ़े फिर दिख तीन रहा सौ है। के तीन आसपास। सौ साढ़े तीन तीन सौ सौ दिख साढ़े रहा है तीन अगर सौ जल्दी से एक दो विकेट नहीं गए। और जिस हिसाब से पिच में बाउंस दिख रहा है, अब ये पिच पहले दिन पे ही इतना वेरिएबल लो बाउंस दिखा बाउंस रही है। है। हाँ, तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि यहाँ से डिफिकल्टी होता है। और हम्म। इंडिया को फोकस ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ऑल आउट करे और फर्स्ट इनिंग्स लीड लेने की कोशिश करे, क्योंकि इंग्लैंड ने भी ऑली रॉबिन्सन खिलाया है और ऑली रॉबिन्सन भी हम्म। हाइट की वजह से जो बॉल डालते हैं वो हाँ। वेरिएबल बाउंस और जिस हिसाब से बाउंस पेस। वेरिएबल बाउंस हो जाएगा उसको। हाँ, करेक्ट। तो वो दिक्कत दे सकता है इंडियन बैट्समैन को। बट हम्म। ठीक है, अभी बैलेंस में था। ये सेशन इंग्लैंड के पास था, पहला सेशन पूरा इंडिया की तरफ था। सो अभी गेम इज हम्म। इन बैलेंस। नेक्स्ट हाफ एन आवर डिटरमाइन करेगा कि कहाँ जाता है। ये सेशन तो मुझे लगता है सेकंड सेशन जो है प्रॉपर टेस्ट मैच सेशन हुआ है। लाइक दोनों बैट्समैन पेशेंस दिखा रहे हैं, दोनों अपनी नेचुरल गेम पे खेल रहे हैं, नेचुरल एबिलिटी को बैक कर रहे हैं, ना कि बैसबॉल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं हम तो बस रन बनाने जाएंगे, हम सिर्फ शॉट्स ऑफर करेंगे। सो काफी अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है, जो हम जो रूट से तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। और बेन फोक्स का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही टेम्परामेंट होता है। जो लास्ट सीरीज उन्होंने इंडिया में खेली थी बेन फोक्स ने, वो भी कुछ इसी वे में उन्होंने बैटिंग की थी। बट जो रूट बैक टू हिज नेचुरल गेम, विच इज अ रियली गुड साइन फॉर इंग्लैंड टीम। क्योंकि बाकी सारे तो उनके पास में लाइक हिटर्स कह दीजिए या जो शॉट्स के लिए जाते हैं, वो सारे बैट्समैन है ही उनके पास पूरे बैटिंग ऑर्डर में। चाहे जैक क्रॉली हो, बेन डकेट हो, फिर 3 नंबर पे ओली पोप है, जो लाइक नेचुरल गेम पे ही फोकस करते हैं, ना कि अपना बेसबॉल या फिर अग्रेसिव गेम की तरफ। वो लाइक गिविंग फुल रिस्पेक्ट टू द गेम। उनका गेम देखा है मैंने जितना। सो ओली नहीं, पोप बिल्कुल और अगेंस्ट बोल। बेसबॉल खेले हैं दोनों अभी इस सेशन में, तो कम से कम मेरिट पे खेले बॉल को। एक ने भी करेक्ट। इन द एयर शॉट मारने की कोशिश नहीं करी है, सारे शॉट हाँ, ग्राउंडेड कोई गए हैं। रैश शॉट नहीं आया। और मुझे क्या लगता है, एक ट्रिक जो रोहित शर्मा ने मिस करी है सेशन में, कि कुलदीप यादव को बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया है। अश्विन और हम्म। जडेजा रन खा रहे थे दोनों एंड से, और थोड़ा मेरे को लगता है जडेजा ने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से अपनी लेंथ काफी फुल कर ली थी, जिसकी वजह से बॉल को ना टर्न मिलने का इतना चांस मिल रहा था। तो वो लोग इजीली सिंगल्स रोटेट कर पा रहे थे, एक ही बैट्समैन 6 बॉलें नहीं खेल रहा था काफी ओवर्स तक। तो मुझे लगता है हम्म। कि एक वेरिएशन के तौर पे कुलदीप यादव को थोड़ा जल्दी ला सकते थे। सेकेंडली सिराज बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखे स्टार्टिंग से ही।
अपार्ट फ्रॉम दैट 1 or 2 बाउंस बॉल्स जो उन्होंने डाली है जो ग्लव्स से बाउंस आउट हुई है, बट जब अटैक किया जा रहा है तो ही इज लेफ्ट क्यूलेस। और मुझे लगता है जब तक अब बॉल रिवर्स होने की कंडीशन में ना आए, थोड़ी देर अब स्पिनर से कंटिन्यू करवाना चाहिए, क्योंकि आकाशदीप का एक बॉल स्विंग करना या सीम करना अभी बंद कर दिया है। और पैड पे बॉलिंग अगर आप जो रूट के करोगे, इनफैक्ट जो रूट और बेन स्टोक्स दोनों के, तो दोनों लेग साइड में काफी कंफर्टेबल दिखे। थोड़ी फील्ड सेटिंग्स अच्छी लगी मुझे, क्योंकि जितनी भी पुअर बॉल्स हुई है वो बाउंड्री तक बहुत कम गई है। लेग साइड में थोड़ा पैक करके रखा है रोहित शर्मा ने। बट आई थिंक कि अभी कुलदीप यादव और जडेजा या अश्विन दोनों में से एक एक एंड से कुलदीप यादव के साथ चलाना चाहिए किसी को। और देखते हैं अब इस सेशन में क्या होता है। बट जो स्टार्टिंग ऑफ द डे में इंडिया को एक एडवांटेज मिला है, आई थिंक अगर एक और विकेट आ जाए सेशन के पहले 15-20 मिनट में, तो आई थिंक वो एडवांटेज इंडिया हो जाएगा अगर इंडिया ऑल आउट करके इस सेशन में बैटिंग चालू कर दे तो। करेक्ट करेक्ट। अभी सेशन का जब एंड होने वाला था, लाइक सेकंड लास्ट ओवर था या जो जडेजा का ओवर था, उसमें जो रिव्यू लिया, जो लास्ट रिव्यू इंडिया का एग्जॉस्ट हो गया, उसमें लग रहा था कि चांस है, बट वो लेग स्टंप के बाहर ही बॉल ऑलमोस्ट पैड पे लगा था उनके, और फिर मिस हो गया। और रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा ने बोला भी था कि वो राउंड द थोड़ा लेग ग्रीडी जाएगी। हो गया आई गेस। हाँ, वो ग्रीडी हो गया बहुत। मैंने ये देखा है इंडिया के साथ, जब विकेट नहीं मिलता है और फिर आउट ऑफ द ब्लू एक आउटसाइड चांस भी मिलता है, तो इंडिया उसमें अपना रिव्यू रिस्क करता है। बट जब आप पहले ही 2 रिव्यू अपने वेस्ट कर चुके हो, तो आपको ये रिव्यू रिस्क नहीं करना चाहिए था। और सेकेंडली सामने कुमार धर्मसेना जैसे एम्पायर खड़े हैं जो कि बहुत कम गलत डिसीजंस देते हैं। और वो जो एक्चुअली सब वो बॉल, कॉन्टिनेंट के ही अंपायर है। हाँ, और वो बॉल एक्चुअली जो था वो टर्न नहीं हुआ, वो सीधे थ्रू द लाइन ही गया आगे। और करेक्ट जब करेक्ट, स्ट्रेट क्रिएट बॉल था। से उसके फ्रंट पैड पे पड़ के जो एंगल क्रिएट हो रहा था, वो डाउन द लेग ही जाने वाली थी बॉल। ज्यादा से ज्यादा अंपायर कॉल आ सकता था, बट आउट को अगर अंपायर नहीं देते तो वो उस पर रिव्यू वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक वो मोर ऑफ अ डेस्परेशन में रिव्यू लिया गया था बॉलर की तरफ से कि करेक्ट। कहीं और जडेजा तो हमेशा ही उनको बिलीव होता है कि उनका जो बॉल है वो विकेट में ही जाके लग रहा है। जडेजा हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। ऐसा लगता है। आई थिंक यहाँ पे जुरेल को थोड़ा सा वो लेना चाहिए था और लाइन देखनी चाहिए थी। जुरेल को कमेंट करना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए रिव्यू। पता नहीं मुझे, मैंने कभी वो कभी एक्चुअली कीपर भी भैया ब्लाइंड साइड हो जाता है ना, क्योंकि वो एकदम लेग स्टंप पे थी, तो वो उतना मे बी प्रॉपरली जज नहीं कर पाया हो कि, क्योंकि अभी वो बैट्समैन उसके बीच में ही खड़ा है ना, तो वो कैसे उतना वो कॉल तो मेरे को नहीं लगता कि जुरैल का या जडेजा का होना चाहिए था मोस्टली वो कॉल, क्योंकि स्पिनर देख लेता है कि बॉल कितना बाहर जा रहा है या विकेट पे लग रहा है। सो जडेजा को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था इस बात का। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जुरैल तो विकेट के पीछे है, सो कीपर नहीं, उतना मतलब श्योर नहीं हो सकता अनलेस यू आर एमएसडी। अगर जडेजा कन्विंस थे और जुरेल को अगर थोड़ा भी डाउट था कि वो डाउन द लेग जा रही है, तो वो रिव्यू बचाने के चक्कर, क्योंकि बैट्समैन का जो मूवमेंट हुआ है बैकफुट पे, वो लेग स्टंप के साइड आया है। उसने बॉल जो खेली है वो ब्लाइंड साइड हुआ भी है, तो भी एक विकेट कीपर को एक लेंथ दिख सकती है बॉल की कि किस डायरेक्शन में बॉल ट्रेवल कर रहा है। जो बॉल स्पिन हुआ है कि स्ट्रेट गया है, वो तो कम से कम विकेट कीपर को दिख रहा है पीछे से, राइट? उसी के हिसाब से उसने एडजस्ट किया अपने आप को। ठीक है, पर आई थिंक रिव्यू जो चले गए हैं ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर अंपायर ने अब आउट देना बंद कर दिया, जैसे कि हमने देखा भी था, इंडिया ने सुबह से 2 बार रिव्यू पे एलबीडब्ल्यू आउट लिया है, एरिस्टो के केस में भी और ओली पोप के केस में भी। और ओली पोप जिस हिसाब से थ्रू ये डाउन द ट्रैक आए थे, कोई भी एम्पायर इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि उसको आउट देता, क्योंकि बहुत आगे आ गए थे क्रीज से। पर जब बॉल ट्रैक लिया गया तो वो हिटिंग आ रहा था। एंड सेम इन केस ऑफ बैरिस्टो, कि बैरिस्टो फ्रंट ऑफ द स्टंप में प्लम हुए थे, पर तब भी एम्पायर ने उसको आउट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि रिव्यू जो चले गए हैं वो एक फैक्टर हो सकता है। पर इंडिया को अब एक साइड से तो रन रोकने पड़ेंगे, या फोक्स या रूट के। रूट का इनफैक्ट पहले सेशन में भी एक कैच भी ड्रॉप हो चुका है जो कि जुरेल ने किया था जडेजा की बॉल पे, आउटसाइड एज लगा। तो वो ये देखते हैं कि कितना भारी पड़ता है। ये सेशन तो, ये फर्स्ट सेशन तो पिच शायद डैम था या फिर सेटल नहीं हुआ था प्रॉपरली पिच, बट सेकंड सेशन में लग रहा है कि पिच सेटल हो गया। और ये जो पिच सेकंड सेशन में जो पिच बिहेव कर रहा था, ये वो एक यूजुअल पिच था। रांची में आपको ऐसी पिचेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जो लास्ट ईयर हुआ था, या फिर
उसके पहले इंडिया साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था उस दोनों सेम पिच पे हुए थे, लाइक 4 नंबर के पिच है ये, और लास्ट जो दोनों मैचेस हुए वो भी सेम पिच पे हुए। सो ये रांची में तो पिच ऐसा ही मिलता है जो सेकंड सेशन में बिहेव किया। फर्स्ट सेशन शायद थोड़ा पिच बिहेव कर रही थी मॉर्निंग में, और ये उतना अभी हमने तो नहीं कर रही है। ये जो पॉइंट आप बोल रहे हैं ना, ये पॉइंट हमने पूरे सीरीज में देखा है। पिछले 2 टेस्ट में भी हमने ये देखा है कि पहले सेशन में विकेट्स गिरते हैं, सेकंड सेशन में हमेशा कंसोलिडेशन होता है। तो मे बी इंडिया का अभी के हिसाब से अगर आप वेदर भी देखें तो ये जो मिड फरवरी स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी में जो इंडिया में वेदर होता है उसमें से सुबह की ठंड रहती है। करेक्ट करेक्ट। तो सुबह की ठंड, मॉइस्चर, इसकी वजह से थोड़ा सा में गेंदबाजों के, खासकर जिस हिसाब से आज आकाशदीप ने बॉल करी है, जो उनकी बॉलें इन स्विंग हुई है, आउट स्विंग हुई है, जो उन्होंने विकेट्स लिए है, मतलब उस सेशन में ऐसा लग रहा था कि आकाशदीप हर दूसरी बॉल पे विकेट ले सकते हैं। एक जो रूट पे भी आपको याद होगा कि एलबीडब्ल्यू अपील हुई थी पहली ही बॉल पे आते साथ ही, जो रिव्यू हमने पेश किया था वो भी इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ था। तो आई थिंक अभी पिच सेटल हो गया है, बट आई थिंक अब स्पिनर्स को आना चाहिए थर्ड सेशन में, जब धूप लगेगी विकेट थोड़ा ड्राई होना चालू अभी और ड्राई होगा विकेट। तो जैसे जैसे क्रैक्स खुलेंगे और जैसे जैसे विकेट ड्राई होगा, इनफैक्ट इस गेम में, पर मुझे ये लग रहा है कि स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि पिच जो है वो ड्राई होनी ही होनी है, और लो बाउंस भी रहेगा। आपकी फ्लैट पिच नहीं लग रही है जैसे कि उस राजकोट में हमें मिली थी। इसमें फर्स्ट इनिंग्स डे 4 डे 5 में तो विकेट डिटोरेट होगा ही होगा। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग्स लीड ले जाएगी और कोई सब्सटेंशियल लीड लेगी, आई थिंक इट विल बी एन एडवांटेज। और इंडिया को तो अभी यही फोकस करना चाहिए इस सेशन में। इंडिया जब फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करेगी, आई गेस बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ, इसलिए इंडिया को आज फट से बैटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब 5 विकेट गिर गए थे हमें लग रहा था पिच ऐसे ही अनइवन बाउंस के साथ बिहेव करेगी, या पैचेस है पिच में जो हेल्प कर रहे हैं बाउंस के लिए। सो फिर उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि इंडिया की बैटिंग सेकंड सेशन में आने वाली है, क्योंकि बेन फोक्स ने इस सीरीज में कुछ इतना लाइक लंबी इनिंग्स नहीं खेली है। जैसे इस बार ये जो पार्टनरशिप हुई है इस सेशन में, वो 34-35 ओवर्स तक चल गई है। सो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंग्लैंड, एंड लाइक अभी तो मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए अगर इंडिया ने आज के दिन बैटिंग स्टार्ट नहीं की तो, क्योंकि अभी भी 5 विकेट लेने बाकी हैं। टॉम हार्टली है जो बहुत हैंडी बैट्समैन है, जो टिक जाते हैं पिच पे जी। सो रूट का विकेट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि रूट अगर अपने नेचुरल गेम में आ गए तो वो 200 भी मार सकते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे 200 मारा था उन्होंने, वो भी स्पिन ट्रैक्स पे। सो जडेजा के सामने तो उनको इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। सो आई गेस कुलदीप को ज्यादा से ज्यादा बॉल डालनी चाहिए इस सेशन में। दैट्स माय ओपिनियन। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि कुलदीप यादव जो है ना, वो एक्स फैक्टर होने वाले हैं इस टेस्ट मैच में, अगर तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कन्वेंशनल स्पिनर्स है, उनका बॉल कुछ ज्यादा ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर कुलदीप यादव जैसे चाइना मैन रिस्ट स्पिनर आके कुछ विकेट से एक्सट्रैक्ट कर पाए, खासकर अभी पहले दिन पे जब इतने क्रैक्स खुले नहीं है, विकेट ड्राई हुआ नहीं है, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि एनीथिंग अबाउट 350 इन द फर्स्ट इनिंग्स इंडिया बैकफुट पे आ जाएगा, क्योंकि 350 की लीड उठाने के लिए, लीड को 350 फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर लीड लेने के लिए कम से कम 450 रन बनाने पड़ेंगे एक अच्छी लीड लेने के लिए। और 450 रन मुझे अभी तक देख के लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि 450 रन बनाने इस विकेट पे बहुत मुश्किल है। सेकेंड, इंडिया का बैटिंग फ्रेंडली होता है, स्लो विकेट होता है, बट जो बाउंस है अभी तक जितना बाउंस दिखा है, वो लो स्पिनर का बॉल लो हो रहा है, पेसर का बॉल एक ही जगह से उठ रहा है। करेक्ट। आई थिंक ये एक स्लो टर्नर जरूर हो सकता है, पर वेरिएबल बाउंस की वजह से बैट्समैन को बहुत दिक्कत होने वाली है। और इंग्लैंड के जो स्पिनर्स है वो, उनकी हाइट भी अच्छी है, दोनों शोएब बशीर की भी हाइट अच्छी है और टॉम हार्टली की भी हाइट अच्छी है, और दोनों जब उस हाइट से डालेंगे बॉल बाउंस नहीं करेगा, तो राइट हैंडर्स को या जो भी बैट्समैन आएगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक एडवांटेज इंडिया के पास ये है कि अभी इंडिया के पास डोमेस्टिक में अच्छी स्पिन करने वाले जो भी बैट्समैन थे वो है, वो रजत पाटीदार
जो पर रजत इतने पाटीदार हमने देखा है कि टेंटेटिव हो रहे हैं अभी स्पिन के अगेंस्ट, दोनों पिछली इनिंग्स में, दोनों इनिंग्स में जल्दी आउट हुए स्पिन को। करेक्ट करेक्ट। बट आई थिंक सो पहला अभी फोकस जैसे इंडिया को 300 से पहले अभी आउट करना था। जैसे थर्ड सेशन स्टार्ट होने वाला है। सो अभी इंडिया को लाइक ये पार्टनरशिप ब्रेक करना तो मैंडेटरी हो ही गया है, क्योंकि 87 रन्स की पार्टनरशिप हो चुकी है, 86 या 87 रन्स की पार्टनरशिप हो चुकी है, और कोई विकेट नहीं गिरा है। सो ये सेशन तो कम्प्लीटली इंग्लैंड के साइड ही गया है, सेकेंड सेशन। सो बिल्कुल अभी अभी जडेजा स्टार्ट ले रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इस सेशन में, और फिर एंड ऑफ द डे हम फिर से मिलते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सो ठीक है। लेट्स सी कि अभी ये सेशन कैसा गुजरता है। सो Yes.